अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत खुशी हुई आपसे फाइनली मुलाकात हो गई, वो भी इस ब्यूटीफुल ग्राम प्लास ब्रसल्स में। दोस्तों आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने बैठी हैं महरोश, शी इज़ डूइंग PhD in Brussels. Could you please introduce yourself and tell me about yourself? Yeah, sure. First of all, assalamu alaikum to everyone who is listening out. Well, my name is Mehrosh Ahmed and I am here on PhD scholarship from Islamabad, Pakistan. आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मेरी फील्ड ऑफ स्टडी बेसिकली है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बट द मेजर गोल्स जो यहाँ पे आके डिफाइन हुए थे, इट्स कैंसर रिसर्च एंड मोर ओवर इट इज़ अडल्ट कैंसर, ग्लायोब्लास्टोमा, ब्रेन कैंसर. Could you give me recount of your journey from Pakistan to Belgium? पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ पे बहुत टैलेंट है, बट उस टैलेंट को उन लोगों ने चैनल कैसे करना है, दिस इज़ वेयर पाकिस्तान इज़ लैकिंग. So one of the reasons why I came here was because of my research. I really wanted to do something in the field of cancer research. ये एक वो चीज़ है जो कि बहुत से मुल्कों में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा. सो वन ऑफ द रीज़न वाई आई सेलेक्टेड बेसिकली यूरोप इज़ कि यहाँ पे रिसर्च के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको दी जाती हैं. तो दिस वाई आई लेफ्ट पाकिस्तान फॉर गुड जस्ट टू परस्यू माई स्टडीज़ हेयर. एंड मेरी जर्नी यहाँ तक की बहुत कैसे कहूँ कि इट्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग. बहुत गुड पार्ट है, बहुत स्ट्रगलिंग पार्ट है. मैंने अपना नेट से मास्टर्स कंप्लीट किया एंड देन मेरा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स था. मेरी फील्ड पाकिस्तान में है नहीं, तो अब उसके यार अब मुझे आगे करना क्या है, व्हाट आई हैव टू डू. तो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट आई रियली डिड वाज आई डिड अ क्वाइट बिग रिसर्च ऑन इट कि मुझे अब अपने आप को लेकर कहाँ जाना है, क्योंकि मास्टर्स तक करके मैं अपनी पढ़ाई स्टॉप नहीं कर सकती थी. तो उसके बाद आई ट्राई टू फाइंड अ वे हाउ आई हैव टू डू इट, एंड देन इट वाज माय डिसीजन अलॉन्ग विद द डिसीजन ऑफ माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परस्यू किया. मुझे कहा कि तुम्हारी पढ़ाई यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, यू शुड गो एंड परस्यू योर कैरियर्स, परस्यू योर ड्रीम. सो बिहाइंड आई एम हियर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज बीइंग सपोर्टिव ऑफ मी. और फिर मैं यहाँ आ गई. जब आपको हस्बैंड से परमिशन मिल गई और आपने भी कहा मैंने जाना है, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपके पास स्कॉलरशिप तो उस वक्त थी नहीं थी. कैसे, हाउ डिड यू? ओके, सो दिस इज़ वेयर लाइक सारों को मैं ये डिसीजन मतलब एक गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ कि जब आप लोग स्कॉलरशिप ढूंढते हैं ना, स्कॉलरशिप बाय नेम नहीं ढूंढते कि भाई एरास्मस मंडे स्कॉलरशिप है, FNRS की स्कॉलरशिप है. इस तरह स्कॉलरशिप से सर्च की जाती हैं. स्कॉलरशिप्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट कि आपके इंटरेस्ट क्या है. फॉर एग्जांपल मेरी अपनी कैंसर रिसर्च के अंदर मेरा इंटरेस्ट था कैल्शियम सिग्नलिंग. तो कैल्शियम सिग्नलिंग के बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में. आई ट्राई टू फाइंड आउट, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट दोज प्रोफेसर्स जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे. आई ट्राई टू फाइंड कि भाई मुझे किसी तरह प्रोफेसर से इन कांटेक्ट हो जाऊँ. पाकिस्तान से आपने रब्ता किया प्रोफेसर से यूरोप में? Yes. किस मुल्क में? इन बेल्जियम में ब्रसल्स में. Okay. और जो मेरी प्रोफेसर हैं उनका नाम है डॉक्टर जेनेवियर डुपॉन्ट एंड शी इज़ द गॉड मदर ऑफ कैल्शियम सिग्नलिंग, फॉर श्योर आई नो इट. तो मतलब कि ढूंढना पड़ता है, यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट कि भाई दुनिया के कहाँ कौन से कॉर्नर पे आपका इंटरेस्ट है जो जहाँ पे आपको लेंगे. जब आपका इंटरेस्ट किसी के साथ मैच करेगा, दैट प्रोफेसर गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्कॉलरशिप. मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपने फैसला किया कि आप कांटेक्ट करेंगी किसी प्रोफेसर से, तो ऐसे तो नहीं है कि जिसने भी चाहा कि वो कांटेक्ट करे वो जवाब दे देंगे. सो हाउ डिड यू अप्रोच दैट? दैट्स अ वेरी गुड वे हाउ टू डू इट. सर मुझे यहाँ बेल्जियम से आने से पहले मुझे सेलेक्ट करना था मुझे कहाँ जाना है. मेरे पास 7-8 यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ थी आउट ऑफ इन बेल्जियम अदर देन इन बेल्जियम. मुझे UK से भी थी, आई वॉज हैविंग ऑस्ट्रेलिया से भी थी. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट प्रोफेसर्स ने मुझे भी रिप्लाई किए थे. और फिर एक प्रॉपर हाउ टू राइट दो स्कॉलरशिप कवर लेटर्स आर समथिंग लाइक यू हैव टू बी ट्रूली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई मेरे पास ये स्किल है, आप इस चीज़ के अंदर काम कर रही हैं, तो आपके और मेरे इंटरेस्ट काफ़ी मैचिंग है, गिव मी अ चांस टू जस्ट कंटिन्यू माई स्टडीज़. दिस इज़ हाउ आई रोट दैम. मतलब कि बंदे को अपने आप को उनको कन्विंस करना है कि यू आर अ पर्सन, कि वो लोग आपको बुलाएं. यहाँ पे अगर आपको कोई बंदा बुला रहा है तो वो इसलिए बुला रहे हैं कि यू हैव टू डू इट. तो अपनी वर्थ प्रूफ करनी होती है. जिस प्रोफेसर से आपका रब्ता हुआ था उसने आपको बुलाना था या यूनिवर्सिटी ने आपको बुलाना था, और या
प्रोफेसर ने ये ट्रिगर करना था? प्रोफेसर ने एक्चुअली ट्रिगर करना था. दिस इज़ हाउ स्कॉलरशिप्स आर यूजुअली गिवन हेयर इन यूरोप. कि अगर क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द वन विच आई एम गेटिंग अ फंडिंग इज़ FNRS, और उसके अंदर भी बहुत सारी फंडिंग है. आई एम गेटिंग द टेलीवी फंडिंग, और ये प्योर कैंसर रिसर्च की फंडिंग है. एक्चुअली टेलीवी फंडिंग इज़ प्योर कैंसर रिसर्च. कैंसर रिसर्च वालों को ये वाली फंडिंग दी जाती है, जिसके ऊपर एक बजट, मेरी फंडिंग सेपरेट है, मेरा स्टाइपेंड सेपरेट है. तो मुझे फंडिंग प्लस स्टाइपेंड FNRS देता है. द थिंग इज़ कि अगर मैं किसी और, जिस तरह एक और है स्पेशल एपिडेमोलॉजी वाली है, तो द थिंग इज़ कि अगर वहाँ पे मैं जाती तो उनकी वे ऑफ चैनलाइजिंग द थिंग्स डिफरेंट है. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट थिंग्स, बट ये सारी स्कॉलरशिप्स, ये सारे फंड्स ना एक प्रोफेसर के पास ही जाते हैं जिसको बंदा चाहिए रिसर्च के लिए. तो हाउ डू यू हैव टू टारगेट स्कॉलरशिप इज़ ऑल टुगेदर यू हैव टू फाइंड कि आपका इंटरेस्ट किधर है. मतलब कि अगर आप सपोज let's go out of my field, if you are finding a scholarship for computer science में भी for example data science है, artificial intelligence है, there are many other things, so you have to see कि वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं. मतलब कि artificial intelligence के अंदर अगर आप कोई बंदा स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई बंदा वर्क कर रहा है, तो कवर लेटर के अंदर भी आपने ना उस बंदे को इन अ सेंस कि कन्विंस करना है कि मुझे ये वाली स्किल्स आती हैं और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आई रियली वांट कि आप मुझे करें. एंड फॉर श्योर यहाँ के प्रोफेसर्स दे जस्ट नीड द स्किल्स. उनको बंदे चाहिए काम, ये लोग खुद आपको सारा कुछ करवाएंगे, सिखाएंगे, लर्न करवाएंगे, आपकी रिसर्च बहुत प्रोग्रेस होगी. तो दिस इज़ हाउ यू टारगेट अ स्कॉलरशिप. अब आप तो PhD कर रही हैं माशाल्लाह, लेकिन वो लोग जो ज़्यादातर लोग को मास्टर्स करते हैं, ठीक है, अगर कोई मास्टर्स करना चाहे उसके लिए भी सेम प्रोसेस है या कोई डिफरेंट प्रोसेस? एक्चुअली मोर और लेस इट इज़ सेम. इट इज़ द सेम प्रोसेस, बट मास्टर्स के लिए फिर आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ती है कि जिस चीज़ में आप अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, वट एवर यू वांट टू स्पेशलाइज एट, वो किस यूनिवर्सिटी में किस लेवल पे हो रही है. क्योंकि बहुत से लोग, व्हाट आई रियली सी हेयर इज़ कि बहुत से लोग आते हैं, पैसे लगा के भी आ रहे हैं. अगर स्कॉलरशिप नहीं है, बहुत से लोग पैसे लगा के आ रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. दे आर डूइंग लाइक, यहाँ पे आके उनको पता चलता है ओह हो ये तो ये चीज़ है, एंड दे जस्ट डू नॉट फॉर लाइक दिस बट फॉर डिग्री. सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न द स्किल्स इन ऑर्डर टू एक्सेल इन योर लाइफ. क्योंकि अगर आपके पास वो स्किल्स आप लोग नहीं सीखेंगे ना, जस्ट कोर्स वर्क सीखेंगे, तो बंदा बहुत सी चीज़ों पे बहुत पीछे रह जाता है. कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे ना, तो वो कोर्स वर्क आपको काम नहीं करेगा. वो जो आपने स्किल्स सीखी होंगी इन ड्यूरिंग बिटवीन मास्टर्स, PhD, बैचलर्स, बैक इन पाकिस्तान और इवन हेयर, आपको वो सिर्फ स्किल्स काम आएंगी. देयर इज़ नथिंग एल्स विच विल हेल्प यू अ लॉट हेयर. अच्छा, ये तो हो गया राब्ता विद यूनिवर्सिटी विद द प्रोफेसर. इसके अलावा जो बाकी प्रोसेस है पेपर वर्क्स का, वो उसको कैसे आपने डील किया? वो रास्ता बताएं आप. वो खैर इट्स अ लॉन्ग जर्नी. मुझे पेपर कलेक्शन में अराउंड 1 से 2 मंथ्स लग गए थे. सो द थिंग इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अ लेटर, जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर ये मेंशन था कि आई एम अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट, मेरा स्टाइपेंड मेंशन था, मेरे FNRS का कॉन्ट्रैक्ट था, एंड आई हैव द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ULB रजिस्ट्रेशंस. ये 4 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जब यूनिवर्सिटी से आए थे. फिर हम लोग वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस में गए थे. वीज़ा एप्लीकेशन फॉर बेल्जियम का आई कैन गाइड यू इन डिटेल हाउ इज़ इट डन. इज़ के हम लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दे नीड टू बी फर्स्ट ट्रांसलेटेड. क्योंकि हम लोगों के कहीं ना कहीं उर्दू मेंशन होती है, तो दे नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच. और उसके लिए भी स्पेशल एक उन लोगों ने ऑफिसेज रखे हुए हैं. क्योंकि आप बेल्जियम में हैं इसलिए फ्रेंच, क्योंकि मैं बेल्जियम में हूँ तो इसलिए फ्रेंच के अंदर ट्रांसलेशन. वरना इंग्लिश चलती है या मोस्टली इंग्लिश चलती है या डच, डिपेंड करता है किस मुल्क में आप बिल्कुल जा रहे हैं. तो क्योंकि मैं बेल्जियम में आ रही थी, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेंच में ट्रांसलेट होना नेसेसरी थे. और वो भी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे उन्होंने वेबसाइट के ऊपर मेंशन की होती है, सिर्फ वो लोग ट्रांसलेट करते हैं. और फिर वहाँ से और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे आई कैन टेल यू. मेरी डिग्रीज ट्रांसलेट नहीं हुई थी बिकॉज दे वर इन इंग्लिश. उसके अलावा दे आस्क्ड मी फॉर माई ID, माई पासपोर्ट भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट जस्ट इन केस यू डू इट, देयर इज़ नथिंग बैड इन इट. बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड देन माई डिग्रीज, दैट्स इट. उन्होंने ओह यस, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि विद इन 3 मंथ्स आपका बना हुआ हो, दैट्स द मस्ट थिंग, जिसकी ओरिजिनल भी चाहिए होगा और ट्रांसलेशंस भी चाहिए होती हैं, एंड दैट्स इट. और उन्होंने कुछ मांगा नहीं. फिर नेक्स्ट थिंग इज़ के जो मेडिकल होता है वो भी आपको करवाना पड़ता है. इट कॉस्ट यू अराउंड 30,000. मेडिकल में क्या आता है? मेडिकल के अंदर एक्चुअली ये था कि एक स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं जो कि मेडिकल करते हैं बेल्जियम के.
उसके अंदर टीबी टेस्ट था, एक्सरे हुआ था मेरा, मतलब कि एक्सरे हुआ था, ब्लड टेस्ट हुए थे और 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट हम लोगों को स्पेसिफिक डॉक्टर्स ही करते हैं जो कि अगैन उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। यू हैव टू गो देयर एंड दे विल डू इट और टाइम लेना पड़ता है उन लोगों से और वो आपको टाइम भी दे देंगे। ऐसे नहीं आप जहाँ चाहें चले जाएं? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, देयर आर स्पेसिफिक, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक बंदा है जो कि बेल्जियम की वेबसाइट जो उनकी ऑफिशियल है उधर मेंशन है कि आपने इधर इधर जाना है। जिस मुल्क में आप अप्लाई करेंगे वो आपको खुद बताएंगे कि आपने कहाँ जाना है। यस एंड देन यू गेट द रिपोर्ट्स जो कि बंद होती हैं। डोंट ट्राई टू ओपन दैम, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। फिर ट्राई टू ओपन दैम आपको दोबारा करवानी पड़ेंगी, इसलिए प्लीज़ डोंट ट्राई टू ओपन दोज। फिर आपको एक प्रॉपर 3 सेट्स बनते हैं डॉक्यूमेंट्स के। फिर एक और चीज़ आती है लीगलाइजेशन, जो कि वन ऑफ द मेजर थिंग्स हैं जो कि मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस लीगलाइजेशन। एक्चुअली लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा लगने से पहले एम्बेसी आप जाते हैं जो कि जेरी का ऑफिस है, वहाँ आप जाते हैं और आपने ना उन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए मतलब लीगलाइज करवाने होते हैं। आप उनको बोलते हैं कि हमें इनके लिए लीगलाइजेशन करवानी है। तो फिर क्या होता है कि आपको वहाँ जाना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाने पड़ते हैं और फिर वो आपको एक टोकन नंबर देंगे कि आप इस दिन के ऊपर आके अपने खुद ही कॉल करते हैं एंड यू कलेक्ट देम बैक। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज नहीं होंगे आपको वीज़ा इशू नहीं होगा। लीगलाइजेशन के अंदर आपकी डिग्रीज दोनों लीगलाइज होती हैं, मार्कशीट लीगलाइज होगा सर, करेक्टर सर्टिफिकेट तो मस्ट है एंड देन आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये सारे आपके लीगलाइज होंगे। लीगलाइजेशन की जो फ़ीस है इट मे बी अप्रॉक्स 5 to 15 यूरोज़ पर डॉक्यूमेंट। और एम्बेसी आप लोग जा रहे हैं तो PKR मत लेकर जाइएगा, नॉट पाकिस्तानी रुपीज़, टेक यूरोज़ विद यू क्योंकि वहाँ पे यूरोज़ लगते हैं। इवन जब आप अगर मैं आपको भी आगे भी गाइड करूँगी तो आपके पास यूरोज़ होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर वो लोग पाकिस्तानी रुपी नहीं एक्सेप्ट करते। तो यू नीड टू हैव सम यूरोज़ फॉर लीगलाइजेशन। और फिर लीगलाइजेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, उसके बाद जब आपको कॉल बैक आएंगे देन यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट। लीगलाइजेशन के लिए यू डोंट हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट, यू कैन जस्ट गो एंड वॉक इन द जेरी एम्बेसी। उसके पैसे आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के पैसे देने हैं। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था सर कि मैंने एक्चुअली लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी और फिर मुझे वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ी अप्रॉक्स मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पैसे मेरे लग गए थे। ये मेरी अपने मिस्टेक की वजह से लगे थे। ये वाला काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाने जाते हैं आप वॉक इन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, वो फिर एम्बेसी से लीगलाइज होकर आपको वापस मिल जाते हैं। आपने अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवानी है वीज़ा के लिए और वीज़ा के लिए आपके कुछ पैसे हैं आपको वो पे करने हैं। फिर क्योंकि एज आई वाज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट तो ना मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी थी ना मेरी वीज़ा फ़ी थी। वीज़ा फ़ीस 180 यूरोज़, मुझे वो भी नहीं पे करने पड़े। एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी भी होती है जो कि 223 या 240 यूरोज़ हैं, मुझे वो भी नहीं पे करने पड़े बीइंग अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट। बट उसके अलावा अगर आप पे करते हैं सर तो आपको ये दोनों फ़ीस पे करनी है विद जेरी की जो फ़ीस होती है वीज़ा फ़ी वो भी आपको पे करनी होती है। अच्छा, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। वैसे अगर आप वीज़ा अप्लाई करें जी तो वो बैंक बैलेंस मांगते हैं, आपको ज़रूरत थी? नहीं, नो सर, बैंक बैलेंस यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। फॉर यूरोपियंस देयर इज़ नो बैंक बैलेंस, वो लोग नहीं चेक करते। अगर आप यहाँ पे अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है तो आपका एक और यहाँ पे ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं ब्लॉक मनी। यू हैव सम ब्लॉक मनी जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन होता है कि आप यहाँ पे अगर 2 साल के लिए हैं तो वो पर मंथ का एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 24 मंथ्स करके आपको टोटल बोलते हैं कि ये अकाउंट आपने अपना सबमिट करवाना है यूनिवर्सिटी के बैंक में। वो जो ब्लॉक मनी है उसके अंदर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन होता है कि हाउ मच यू आर पेइंग। फॉर एग्जांपल 800 यूरोज़ पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 24 इफ़ यू आर स्टेइंग हियर फॉर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि यू जस्ट नीड टू पे इट अकॉर्डिंगली एंड सारा कुछ आपने यूनिवर्सिटी के बैंक में सबमिट करवाना होता है। और यूनिवर्सिटी के बैंक में जब वो सारा कुछ सबमिट हो गया तो आपको एक लेटर देते हैं कि दिस पर्सन हैज़ पेड द ब्लॉक फ़ी और बस वो इस तरह फिर आपको मतलब कि इधर आपको कुछ भी एज मनी बैलेंस वगैरह नहीं शो करवाना होता। दिस इज़ अ वे इफ़ यू डू इट विदाउट द स्कॉलरशिप। और जब मैं विद स्कॉलरशिप थी तो मुझे कुछ भी नहीं शो करना पड़ा, मतलब नथिंग एट ऑल। इस सारे प्रोसेस में सबसे मुश्किल आपको क्या चीज़ लगी? वेल जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट करवाने थे दैट वाज सो डिफिकल्ट क्योंकि लीगलाइज व्हाट इज मोफा? मोफा इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान। जब आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे लीगलाइजेशन से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज HEC से टेस्ट होती हैं। HEC से अटेस्टेशन के बाद आपको मोफा जाना पड़ता है एंड मोफा से अपनी सारी डिग्री अटेस्ट होंगी। फिर वो फ्रेंच ट्रांसलेशंस के लिए भी जाती हैं और जो फ्रेंच ट्रांसलेशंस भी जब तक मोफा अटेस्टेड नहीं होती आपकी वो लोग फ्रेंच ट्रांसलेट भी नहीं करते। तो ऑल टुगेदर मोफा इज़ द मेन थिंग जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को करवाना है। और
जब वो हो जाता है इसके अंदर आपकी एक एक चीज़ आती है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, मोफा टेस्ट होगा, डिग्रीज आपकी मोफा अटेस्टेशन होंगी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा के जितने भी फॉर्म्स हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मोफा अटेस्टेशन इसमें होंगी। कितना वक्त लग गया आपको? सर अराउंड, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे टोटल डॉक्यूमेंट सबमिशन में इट टुक मी अराउंड 2 months, क्योंकि कभी एचएससी के पास जा रहे हैं, एचएससी से नेक्स्ट डे मिलता था, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते थे, अगेन गो अटेस्ट। तो गो विद द फ्लो कि आपने जो चीज़ें इकट्ठे एक साथ जमा करनी है उनको एक ही दिन जाएँ, एचएससी जमा करवाएं, नेक्स्ट डे करें, फिर मोफा आपको सुबह सुबह जाएँ तो बेटर रहता है। सुबह इन द सेंस के आई यूज़ टू गो अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मोफा में जाके बैठ जाती थी और खुलते साथ ही कि भाई आई नीड टू गो। तो दिस इज़ द बेस्ट वे हाउ यू डू इट फॉर मोफा, क्योंकि मोफा एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको डॉक्यूमेंट्स उसी टाइम मिल जाते हैं, 12-1 बजे के करीब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, बट देन यू जस्ट हैव टू वेट देयर। और अगर लेट हो गए तो फिर अगले दिन आपको मिलेंगे और फिर आपको एक टाइम ज़ाया हो जाएगा, एक दिन ज़ाया हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज़। बेल्जियम में डच या फ्रेंच बोली जाती है, हाँ जी। तो what are the requirements, what are the language requirements? ओके वेल फॉर अब आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो अपने एक माइंडसेट के साथ यहाँ पे ज़रूर आइएगा कि देयर इज़ अ लैंग्वेज गैप, क्योंकि मैं ब्रसल्स में आई हूँ तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मल्टीलिंगुअल कैपिटल है ये, यहाँ पे Did you need to learn the language? Not right now. Was that a requirement? No, not right now, but then again it's from a university that I have to learn French. For job opportunities मैं ये बताऊंगी कि if you don't know French or Dutch or any language which is spoken here, for sure you will, मतलब इतनी अच्छी आपको जॉब नहीं मिलेगी। You will be just like communications के अंदर आपको जॉब नहीं मिल सकती, बहुत सारी चीज़ों में जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे लोग फ्रेंच को प्रेफर करते हैं। वो तो हो गया जॉब, लेकिन पढ़ाई के लिए पढ़ाई इंग्लिश में है, यहाँ पे मोस्टली इंग्लिश में है, बट देन देयर आर द कोर्सेज जो कि स्टूडेंट्स को लेने पड़ते हैं ताकि वो फ्रेंच भी सीखें और सीखनी पड़ती है। मतलब कि इतना हो, लाइक आई नो सम ऑफ द फ्रेंच थिंग्स कि मतलब मुझे बोलनी पड़े तो मैं बोल लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब की है ना। मास्टर्स करने के लिए या पीएचडी करने के लिए आपको पहले से इंक्वायर करना पड़ेगा कि वेदर अ लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड और नॉट। बिल्कुल, जो कि यहाँ पे वैसे तो क्योंकि दिस इज़ अ कैपिटल सर, यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ULB एंड VUB। VUB इज़ अ डच वन एंड ULB इज़ अ फ्रेंच वन। फॉर मी ULB के अंदर मास्टर कोर्सेज आर मोस्टली इन फ्रेंच, तो ULB डजंट ऑफर एनीथिंग सच दैट इन के आपको फ्रेंच करे। उसके लिए अल्टरनेटिव VUB है जो कि आपको इंग्लिश के अंदर ऑफर करता है सारा कुछ। सो PhD रिसर्च मेरी प्योर इंग्लिश बेस्ड रिसर्च है, तो अभी तो मुझे कोई इतनी रिक्वायरमेंट फील नहीं हुई कि आई शुड गो एंड लर्न फ्रेंच, बट एज अ प्री रिक्विजिट इन माई डिग्री देयर इज़ कि मुझे फ्रेंच लर्न करनी है। और फिर यहाँ आके देयर आर मेनी ऑप्शंस हाउ यू कैन लर्न फ्रेंच। यहाँ पे कम्यून्स भी आपको लर्न करवाते हैं, सोसाइटी आपको भी लर्न करवा सकती है, फिर यूनिवर्सिटी आपको कोर्सेज भी ऑफर करती है फ्रेंच और डच के, जो कि आप लर्न कर सकते हैं। आपको बेल्जियम के बारे में क्या मालूमात थी यहाँ आने से पहले? कुछ भी नहीं, and that was I didn't do the homework. Well, मुझे सिर्फ यही पता था कि मज़ा आएगा, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मज़ा ही आ गया सर। Well, okay, let me guide you what really went wrong. Did you have any family members here? No, you came here? No. So आपको कोई आइडिया नहीं था। आपको पता था बेल्जियम है कहाँ? नहीं, मैं सिर्फ फ्लाइट पकड़ के यहाँ लैंड हो गई थी। ओके, वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच आई जस्ट वांट कि चलो सारों को मैं बताती हूँ व्हाट रियली वेंट रॉन्ग और आप लोग उससे क्या सीख सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ आने से पहले प्लीज़ नेविगेशंस, ट्रेन्स, डायरेक्शंस ऑफ द बसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग पता हो, नहीं तो मेरी तरह आप किसी मुल्क में भी आने से पहले it is not necessary that you will come to Belgium, but किसी मुल्क में भी आप आए, किसी मुल्क में भी आए, नेविगेशंस के बारे में प्लीज़ ज़रूर जान के आइएगा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बसेस के ऊपर डायरेक्शंस मेंशन होती हैं। आई गेस ऑलमोस्ट हर कंट्री में यही है, यहाँ पे बसेस के ऊपर डायरेक्शंस होती हैं कि वो किस डायरेक्शंस में जा रही हैं और आपने किस डायरेक्शन के ऊपर चढ़ना है। वट रियली वेंट रॉन्ग वाज कि क्योंकि मेरे पास सिम कार्ड नहीं था यहाँ पे, विदाउट मैप्स तो आप चल नहीं सकते। आई गॉट लॉस्ट हेयर। मैं ब्रसल से बाहर मिचलन चली गई थी क्योंकि मैंने गलत बस पकड़ ली थी एंड आई वाज लॉस्ट इन ब्रसल्स, टोटली लॉस्ट। सो प्लीज़ यहाँ पे नेविगेशंस के बारे में ज़रूर पता करके आएँ कि किस तरह सारा कुछ आप लोगों ने करना है। सेकंड थिंग इज़ यू मस्ट हैव अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी द थिंग वाज मुझे मेरी प्रोफेसर ने ही एयरपोर्ट से पिक किया था एंड देन मुझे मेरी जहाँ पे मुझे अकोमोडेशन फॉर अ वीक अरेंज थी मेरे लिए, मैं वहाँ पे थी। I had some enough money for me, but then you must have approx 2500-3000 euros with you. Being a girl, ये मैं बता रही हूँ कि इतने होने चाहिए।
देन क्योंकि वहाँ पे 1 वीक की मेरी अकोमोडेशन थी एंड आई नीड टू फाइंड माई सेल्फ एन अकोमोडेशन, जो कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है. टू फाइंड एन अकोमोडेशन इन ब्रसल्स इज़ क्वाइट चैलेंजिंग नाउ बट नॉट इम्पॉसिबल. सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. जी. आपने जिक्र किया कि यहाँ आने से पहले आप फाइंड आउट करें यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे फंक्शन करती है. और लेकिन मी since I've been living here most of my life, I would ask you कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं कि यहाँ पे लोगों का कल्चर क्या है, हाउ डू दे फंक्शन, बिकॉज हमारे कल्चर में यहाँ के कल्चर में बहुत फ़र्क है. मतलब कि एक दूसरे से कैसे डील करना है, यानी कि हाथ मिलाना पड़ता है. आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ के लोग बहुत इस तरह में थोड़े से डिसेंट है. मैं आपको बताती हूँ, ये भी यहाँ पे ये हुआ था कि व्हेन आई वेंट टू माय यूनिवर्सिटी आफ्टर माय ऑल दीज थिंग्स, जब मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे जाना था तो आई वाज बिट हेजिटेंट टू शेक हैंड्स. तो यहाँ के लोग अंडरस्टैंडिंग हैं, दे अंडरस्टैंड, बट फिर यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि कुछ लोग नहीं समझते. तो जस्ट शेक हैंड्स, तो फिर आप शेक हैंड्स कर सकते हैं, बट जस्ट इन केस. लेकिन अगर हम उनको पोलाइटली एक्सक्यूज़ कर देंगे आई एम नॉट यूज टू शेकिंग हैंड्स, तो यहाँ के लोग अंडरस्टैंडिंग है. यहाँ के लोग बहुत हेल्पिंग हैं कि वो लोग इस चीज़ को सारा हेल्प आउट करते हैं कि येस हम ज़रूर इस तरह की आपकी हेल्पिंग करेंगे. इफ़ यू वेयर हेयर स्कार्फ या इफ़ यू वेयर निकाब, सम वुमेन दे वेयर निकाब. यस दे डू. इस हवाले से क्या रूल्स हैं? यहाँ पे इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है यहाँ. लेकिन मुझे ये पता चला कि यहाँ पे तो आप निकाब नहीं पहन सकते. बाय लॉ इट्स नॉट अलाउड. बाय लॉ की सर आई कैन नॉट गारंटी, जुर्माना है बाय लॉ. यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में आप पहन सकते हैं. यूनिवर्सिटी में यू कैन डू एवरीथिंग. आई हैव, क्योंकि यहाँ पे मोरक्कन्स बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पे मोरक्कन्स बहुत ज़्यादा हैं. वो निकाब पहन के आप सब कुछ इवन लोगों ने यहाँ पे अबाए भी पहने होते हैं. देयर इज़ नो इन दैट. वो लोग अपना स्कार्फ, अपना हेड कवर रखते हैं. एंड यहाँ पे मोरक्कन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन फ्रीली प्रैक्टिस योर हेड स्कार्फ एंड एवरीथिंग. ये पर यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं. यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ब्रसल्स इज़ अ बिट रिलैक्स, लेकिन अगर इटली जाते हैं, पेरिस जाते हैं और जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है. वहाँ पे वाकई एक तरह का प्रॉब्लम है. तो गर्ल्स, इनके लिए मैं गर्ल्स को फिर एक एडवाइस देती हूँ कि बंदे की आंखों में हया होनी चाहिए कि इफ़ यू आर टेकिंग सच बिग स्टेप्स फ्रॉम पाकिस्तान, कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, देन यू आर कॉन्शियस अबाउट योर क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग. ठीक है, आप अपने हिसाब से ड्रेस करो, क्लोथ करो, बट फिर कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि यहाँ पे कोई बंदा किसी को नहीं देखता. यहाँ पे अ वुमेन इज़ वेरी 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 सेफ. यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि वुमेन घबरा जाएँ कि ओ ये और वो. नहीं, it's very safe here and you can do whatever you want to do without being judged, without being कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कुछ कर रहा है. नो, तो that's it. आपको तो प्रॉब्लम पेश नहीं आई. नहीं. और मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियाँ आना चाहती हैं, हर किसी को इतनी रिलैक्सेशन नहीं मिलती है. ना हस्बैंड की तरफ से, ना फैमिली की तरफ से. व्हाट वुड यू एडवाइस देम? Okay, so what really I would like to advise them is देखिए, हर किसी को टाइम नहीं मिलता कि बंदा हर किसी को मौका नहीं मिलता अपने कैरियर्स और अपने ड्रीम्स को परस्यू करने का. इफ़ यू गेट अ चांस, जस्ट मेक श्योर कि आप उनको ना परस्यू करें. मतलब कि इफ़ यू गेट अ चांस, मेक श्योर आप उनको कन्विंस कर सकें कि यू रियली हैव अ चांस टू मेक योर कैरियर. 15 मिनट नहीं, कोई बात नहीं. मेक श्योर कि आप अपना कैरियर के ऊपर फोकस रखें. बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कुछ अचीव करने का. रखना चाहती हैं लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर क्या? अच्छा, फिर नहीं, अगर इजाज़त मिल रही तो द थिंग इज़ कि आप पाकिस्तान के अंदर ही मेक योर सेल्फ प्राउड इनफ. पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. वन ऑफ देम नास्ट, जो कि मैं कहती हूँ. आप तो उनको give them advice. Advice is just make sure self कि आप अपनी वर्थ अपने घर वालों को बताएं कि आपको उससे बेनिफिट क्या होगा. Being a woman, कल को हमारे किड्स होंगे, कल को सब कुछ होगा. आपने अगर अपनी नस्लें संवारनी है तो you have to take a stand for yourself. That's what I can just say, take a stand for yourself. मेरे केस में I got lucky. I have a very supportive husband. मेरे in-laws बहुत supportive हैं, बहुत supportive हैं. मेरे friends. Is it safe environment here? Yes. Woman. Very safe, very very safe. यहाँ पे किसी तरह का कोई मसला नहीं होता. वुमेन्स, बल्कि लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उनको पता चलता है. अकेली है यहाँ पे. You can survive. I can survive. I'm surviving very happily. मैं यहाँ पे अकेली हूँ and I'm surviving very happily. Nothing, no bad thing until now. कुछ भी मुझे face नहीं करना पड़ा. Everything is going very well. Freedom of speech, freedom of everything. So everything is very nice. चलिए, आप यहाँ पहुँच गए, हम बेल्जियम आ गए हैं, तो यहाँ आके आपको क्या डील करनी पड़ी?
ओके एक सेकंड। ऑन अ लाइटर मोड मैं आपको बताऊं कि जहाँ भी मैं जाता हूँ इंडियंस मुझे फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी इंडियन टूरिस्ट ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। इंडिया से भी आए हुए हैं। नहीं नो प्रॉब्लम। के लिए चाहिए जो है क्या छोटी काम नहीं अच्छा तो आपके पास रखिए क्या किसको चाहिए? आप बेल्जियम पहुँच गए हैं, तो यहाँ आके आपको आपके प्रोफेसर ने पिकअप किया तो कहाँ ड्रॉप किया? ओके मेरे प्रोफेसर ने मुझे पिकअप किया और फिर अच्छा आई कैन टेल यू जो मकान हो जो ऑटोग्राम कम्यून था। आई वेंट टू द ऑटोग्राम कम्यून बाय ट्रेन। वहाँ पे हम लोगों को कार्ड बाय करना पड़ता है, स्टूडेंट कार्ड मिलता है, मतलब कि इमीडिएटली यू हैव टू बाय योरसेल्फ ट्रेन कार्ड जो कि वहीं ट्रेन स्टेशन पे आपका बनता है, जिसे स्टिप कहते हैं, STIB, जो कि यहाँ पे ऑपरेट होता है। एंड देन यू नीड टू बाय दैट कार्ड, जो कि मुझे मेरी प्रोफेसर ने ही बाय करके दिया था। उसके ऊपर आपको 10 राइड्स मिलती हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मंथली कार्ड के ऊपर स्विच करना पड़ता है, क्योंकि मेरा अलाउंस मुझे यूनिवर्सिटी पे करती है, तो मैं हर साल अपना मतलब हर मंथ अपना पे करती हूँ एंड देन आई जस्ट गेट दैट बैक। तो फिर आप कहाँ गई? ऑटोग्राम कम्यून गई, दैट वाज ऑर्बिटज, जहाँ पे मेरा उन लोगों ने सारा फॉर अ वीक होल सब कुछ मुझे सेटल करवाया गया। एंड देन इट वाज माय होल रूम विद सेपरेट वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग। यस, वहाँ पे गई ऑटोग्राम कम्यून। तो उसके बाद फिर आप कहाँ गए? उसके बाद क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी तक मुझे अकोमोडेशन नहीं मिल रही, फॉर लाइक होल मंथ मुझे अकोमोडेशन नहीं मिली एंड आई वाज रियली डिस्टर्ब्ड। फिर मुझे 7 डेज़ बाद दोबारा शिफ्ट करना पड़ा टू अनदर हॉस्टल्स, जो कि ULB के हॉस्टल्स थे। वहाँ पे भी सेपरेट रूम था, लेकिन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि मुझे अकोमोडेशन मिल जाए। यहाँ पे अकोमोडेशन फिर मुझे एक वेबसाइट से मिली, हाउसिंग एनीवेयर की वेबसाइट है। तो एक आप लोगों को वैसे एक सिंसियर एडवाइस दूंगी कि यहाँ आने से पहले मेक श्योर कि आप अपनी अकोमोडेशन पाकिस्तान से ढूंढ के आए, पाकिस्तान से ढूंढ के आए, क्योंकि यहाँ पे आके आपको अकोमोडेशन लोग नहीं भी देते, क्योंकि वी आर पाकिस्तानीज़। तो यहाँ पे इस तरह हो जाता है कि वो लोग रिलाई नहीं करते, मतलब कि एकदम से कोई भी बंदा फॉरेनर पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बहुत मसला है। तो मेक श्योर कि यू आर और मतलब कि देयर आर मेनी ऑथेंटिक वेबसाइट्स जहाँ पे आप अकोमोडेशन सर्च करते हैं। वन ऑफ दम इज़ हाउसिंग एनीवेयर, जहाँ से मुझे अकोमोडेशन मिली थी। यू ऑर्गेनाइज योर अकोमोडेशन ताकि आप वहाँ से उतर के डायरेक्ट अपने घर जाएं, नहीं तो अगेन एंड अगेन पैकिंग, रीपैकिंग, इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। यहाँ आके आपको पहला इंप्रेशन क्या था यहाँ के लोगों का और इस एनवायरनमेंट का? यहाँ आके तो पहले मैं रोई हूँ क्योंकि आई मिस माई फैमिली, या बहुत दूर छोड़ रही हूँ अपने घर वालों को। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे ये चीज़ आते साथ ही आपको हेट करेगी इन अ सेंस कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर टीयर्स। बीइंग अ वुमन मुझसे तो नहीं कंट्रोल हुए। मैं तो रूम में गई हूँ एंड आई वाज लाइक ओके आई डिड दैट, आई एम हैप्पी, आई एम हियर ऑन अ स्कॉलरशिप, सब कुछ बहुत बेस्ट था। लेकिन जस्ट दैट रियलाइजेशन हिट मी कि ओ नो आई एम नॉट एनी मोर इन पाकिस्तान। एंड देन आई वाज लाइक कि ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। नाउ आई हैव टू डू मतलब कि मुझे मेरा अब गोल अचीव करने हैं। तो उसके बाद रोना धोना मेरा ख़त्म हो गया था। एंड देन उसके बाद यहाँ के लोगों से जब मैं इंटरेक्ट किया, पीपल हेयर आर वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड। आपकी सबसे पहली इंटरेक्शन क्या थी यहाँ के लोगों के साथ? ओके बिसाइड्स द प्रोफेसर। ओके हाँ, मैं रास्ता भूल गई थी, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि आई लॉस्ट माय वे। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे आ नहीं रही थी, जिनसे मैं रास्ता पूछ रही थी उनको मैं बोल रही थी डू यू नो इंग्लिश, तो वो कहते हैं फ्रांसे का मतलब है कि सिर्फ मुझे फ्रेंच आती है। तो बहुत टाइम लगा रास्ता ढूंढने में, क्योंकि आई वाज़न्ट हैविंग अगेन अ सिम कार्ड। यहाँ आके सबसे पहले अपनी सिम कार्ड अरेंज करें ताकि उस पर आपका डाटा वर्क करे एंड यू कैन ईजिली नेविगेट इन टू द कंट्री, मतलब होल सिटी। तो मेरे पास क्योंकि उस टाइम सिम कार्ड नहीं थी और मुझे सिम कार्ड लेने के लिए भी नेविगेशंस ढूंढनी पड़ी थी काफ़ी हद तक। तो बस ये था। और अगर मैं एक और सिंसियर एडवाइस दूँ कि अगर यहाँ पे आप ब्रसल्स के अंदर किसी इस तरह के फ्रेंड को जानते हैं या जिसको आप ऑनलाइन बना सकते हैं, मेक श्योर आप उनको बताएं कि मैं इस दिन अराइव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टे करूँगा। अगर आप आ जाओ तो उसके साथ जाके यू कैन गो एंड अरेंज योर सिम कार्ड एंड योर और भी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह आपको यहाँ आके रिपोर्ट करना पड़ता है कम्यून में विद इन 8 days, तो वो भी बहुत नेसेसरी है। तो मतलब अगर एक कम्यून वाला प्रोसेस आई कैन टेल यू इन द लेटर स्टेजेस। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ आने से पहले या जिस मुल्क में भी आप जाएं, पहले देखिए आजकल तो यूट्यूब है, वहाँ जाके आप उस मुल्क के बारे में, उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। यहाँ की जो रीत और रवाज है इसके बारे में आप जान के जाएं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हर मुल्क का एक डिफरेंट है, डिफरेंट वे ऑफ इंटरेक्शन है। यहाँ आगे पाकिस्तान से तो इट्स वे टू डिफरेंट। यहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं, फिर आपको जब पूछना पड़े, आपको फ्रेंच नहीं आती, तो यू विल ऑब्वियसली बी लॉस्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या लगा?
सबसे बड़ा डिफरेंस तो पहले तो एनवायरनमेंट का था। इसको छोड़ के लोगों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर अपनी लैंग्वेज होती है, लोग कुछ ना कुछ गाइड तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक आप पूछोगे नहीं ना किसी को, आपका वो नहीं होगा। तो आस्क मतलब कि पूछना पड़ता है, यू हैव टू आस्क। लड़कियाँ थोड़ी शाय हो जाती हैं कि मैं किधर हो गई हूँ, परेशान हो जाती हैं। तो कभी भी परेशान नहीं होना, गो फॉर इट। यहाँ तक आ गए हो ना तो बस अब गो फॉर इट। आप परेशान भी नहीं होना, लोगों से आप पूछ भी सकते हो, लोग आपको गाइड भी करेंगे और गाइडेंस यहाँ पे आपको हर कोई प्रोवाइड कर देता है। नहीं तो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे होते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क them anything which you want to and they will guide you at the best. पाकिस्तान में जो स्टडी की मेंटालिटी है वो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? Oh, that's यहाँ something. पढ़ने के लिए क्या मेंटालिटी आपको चाहिए? Okay. Well, this is a very good question. आप लोगों ने अगेन वही बात बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप पे हूँ तो इसका मतलब था कि मेरी जो मतलब कि उन लोगों को मैं चाहिए थी तो उन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। द थिंग इज़ हाउ यू टैकल इट पाकिस्तान के अंदर, डोंट फॉलो द कोर्सेज ऑल वे अलोंग। मतलब कि यार डू समथिंग हट के इन अ सेंस कि ये चीज़ें आपकी आएंगी जब आप स्किल्स सीखेंगे। आई एम ऑल्सो प्रोग्रामर, मुझे कोडिंग बहुत अच्छी आती है, आई एम वेरी गुड इन कोडिंग, लेकिन मैंने किया हुआ बायोइन्फॉर्मेटिक्स था। बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोडिंग से मिलती जुलती है बट इट्स क्वाइट डिफरेंट। वो स्किल्स मैंने लर्न की थी, खुद से लर्न की थी। यूनिवर्सिटी तो बता देती है कि प्रिंट एफ और सीख लो और हो जाएगा। लोग क्या करते हैं पेपर्स के अंदर बस छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स बना के दैट्स इट, दे जस्ट पास द डिग्री। उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता। बट द थिंग इज़ व्हेन यू रियली लर्न समथिंग, फिर आप उसी के अंदर चीज़ें सीखते हो, यू बिल्ड योर स्किल्स वेरी वेल। आप वो अपनी स्किल्स बनाना सीख जाते हो, करना सीख जाते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू दैट थ्योरेटिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच इन द सेंस कि अगर मैं कोई चीज़ सर्च कर रही हूँ, मैंने वो चीज़ ढूंढ ली है, तो मुझे वो लोग कहते हैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो इस थ्योरी पे, इस कैंसर के ऊपर तुमने जिस चीज़ ढूंढी है तुम्हारे कैंसर में कैसे हेल्प करेगी। तो यू हैव टू गो वेरी प्रैक्टिकल इन योर स्किल्स। पाकिस्तान के अंदर लोग सिर्फ डिग्री किए जा रहे हैं बट दे आर नॉट ट्राइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। सो अगैन वही बोलूँगी कि हैव अ गुड ग्रिप ऑन योर स्किल्स के अपनी वर्थ आप प्रूव कर सकें। यहाँ स्टडी करने के अलावा जो लोग यहाँ पे स्टडी करने आते हैं मास्टर्स या पीएचडी, उसके साथ वो काम कर सकते हैं, उसको काम करने की इजाज़त है या नहीं? है। और कितने घंटे? ओके वेल, यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स आएंगे, जाहिर सी बात है अगर वो स्कॉलरशिप पे नहीं आते तो उनको वो लोग ब्लॉक अकाउंट से पैसे तो देते हैं अराउंड 800 यूरोज़, बट इफ़ दे रियली वांट टू अर्न, यहाँ पे उनको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है काम करना। और 20 आवर्स पर वीक के अंदर वो लोग ठीक ठाक अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे वेयर हाउसेस की जॉब्स होती हैं, पर टाइम जॉब्स मिल जाती हैं लोगों को, पर टाइम मतलब कि किसी रेस्टोरेंट में उनको जॉब मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी पीपल हैं इस तरह के हेल्पिंग, जिनकी शॉप्स हैं और वो लोग इस तरह लोगों को काम में वर्कआउट करके हेल्प आउट कर देते हैं। तो येस, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क हेयर फॉर सम स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स, तो वो लोग आराम से कौन से काम कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं होगा। आप समझती हैं कि वो काम भी करें या सिर्फ स्टडी पे तवज्जो दें? Well, to be very I know honest, it depends on each person, on individual. On individual. लेकिन आपकी क्या राय है? फॉर मी ट्रूली अगर आप 800 यूरोज़ के अंदर 800 या 900 जितना वो आपको पे करेंगे, अगर आप उसके अंदर अपने आप को मैनेज करते हैं पर मंथ के लिए, तो आई बिलीव कि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ से कुछ सीख जाओगे ना, जब आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर दैट वेरी गोल, जब आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी ना, तो आपका सारा हार्डवर्क उसके अंदर नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ब्रसल्स इज़ यूरोप ओवरऑल आपको पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत रिच है। तो जब आप कोई चीज़ अपने दिल अपने लगन से सीखोगे ना, तो जब यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, इट विल बी वर्थ इट। मतलब कि बैठे बैठे यू विल बी अर्निंग वेरी मच। अच्छा, किस फील्ड में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज? वेल, ब्रसल्स इज़ गुड फॉर इंजीनियर्स। इनको इंजीनियर्स बहुत सारे चाहिए। इट्स गुड फॉर IT पीपल्स, CS IT, यहाँ पे टेक्निकल लोगों की बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा। तो इफ़ यू आर एन इंजीनियर, इफ़ यू आर टेक्निकल पर्सन, इफ़ यू आर गुड इन कोडिंग, यू कैन गो फॉर स्कॉलरशिप्स हेयर और इवन यू कैन फाइंड जॉब्स हेयर। बहुत आसानी से आपको मिलेंगी। मेक श्योर कि आप अपनी CV को यूरोपियन फॉर्मेट के हिसाब से बनाएं। यूरोपियन फॉर्मेट इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन द गूगल। मेक योर CV अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फॉर्मेट एंड देन अप्लाई। और अप्लाई भाई, अपने आप को कंसिस्टेंसी इज़ द की। जो मैं सबको कहती हूँ कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, तो कंसिस्टेंसी इन एवरीथिंग इज़ अ की। आपको कितना वक्त लगा बिफोर इट वाज जैकपॉट? ओके, फॉर मी इट वाज 2 years. 2 years. 2 years. ये हमने मिस कर दिया था। 2 साल इनको लगे, इन्होंने 2 साल
गिव अप नहीं किया? नहीं किया। आपने, हाँ, हिम्मत नहीं हारी आपने? हिम्मत, मैं कह रही हूँ मैंने आप थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड होगी, इसके बारे में बताएं। अच्छा मैं बताती हूँ, इट वॉज जस्ट के आई अप्लाइड फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स जो HGC की थी। आई वॉज सिक्योर्ड द पोजिशन देयर, सब कुछ था, बट अगेन इट वॉज HGC, तो आई गॉट अ रिजेक्शन और दिल हार चुकी थी, मैं बैठ गई थी। देन अगेन आई वाज लाइक यार क्या फ़ायदा, मैं अगर मतलब कि अगर मैं हार गई यहीं पर तो उसका मतलब इट प्रूव मी कि मैं लूज़ हो गई, मैंने कुछ अचीव नहीं किया। एंड दिस व्हाट रियली मोटिवेट्स मी कि नहीं, आई हैव टू डू इट। अगर मैं करूँगी तो मेरे पीछे पीछे आई हैव टू मेक द वे फॉर मेनी अदर गर्ल्स टू कम हेयर। तो द थिंग वाज आई ट्राइड माई वेरी बेस्ट कि मुझे यहाँ पे आना है। सो फॉर दिस मैं करती गई। रिजेक्शंस बहुत आई। आई हैव अप्लाइड इन ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी विच आई कैन, जहाँ इन बेल्जियम, नॉट इन बेल्जियम, ऑल ओवर द वर्ल्ड, All over the world. ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे ऑस्ट्रेलिया की थी, न्यूजीलैंड की थी। एंड 2 years के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे मिल गई। कितनी रिजेक्शन के बाद हो गया काम? बहुत रिजेक्शंस के बाद, और अप्रॉक्स 3000 अबव रिजेक्शंस आप कह सकते Oh हैं। my God, are you serious? मजाक तो नहीं कर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आई कैन इवन शो यू द ईमेल्स। अच्छा। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेसर्स और हर किसी को मैंने ईमेल्स लिखी थी, कभी किसी, क्योंकि कैल्शियम सिग्नलिंग So, दोस्तों आप लोग इनकी बात सुन रहे हैं, hundreds and thousands of emails के बाद आई गॉट हियर। she got here. So And- इतनी जल्दी आपने गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप भाई। कोई भी चीज़ के अंदर कभी भी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है ना, नेवर गिव अप, क्योंकि जिस दिन आप गिव अप कर जाओगे ना, उस दिन आप हार जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। इस इंटरव्यू की ये है, नेवर गिव अप, नेवर, क्योंकि जिस दिन आप हार जाओगे उस दिन आप पूरी दुनिया से हार जाओगे, मतलब कि यस यू लॉस्ट इट। तो जब तक आप ट्राई करते रहोगे ना, यू हैव अ होप ऑफ गोइंग ऑन कि भाई मुझे मिल जाएगा, एंड दैट्स व्हाट रियली डिफाइंड यू कि आपको मिल जाएगा, और वो मिल के रहता है। अल्लाह मियां ऊपर यही कहते हैं कि भाई मैं किसी का मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगा, अजर ज़ाया नहीं होने दूंगा। तो दिस इज़ व्हाट रियली हेल्प मी कि एक तो अल्लाह पे पुख्ता यकीन करके करना है कि व्हाट यू डू इज़ ऊपर अल्लाह मियां देख रहे हैं, यू विल गेट इट रिवॉर्डेड, एंड बी कंसिस्टेंट विद योर सेल्फ, विद योर प्लान्स, विद एवरीथिंग, एंड यू विल डू इट। बहुत से लोग जो यहाँ आते हैं स्टूडेंट, वो किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं, उसके बाद उनका मिशन ये होता है कि उन्होंने यहाँ पे काम करना है। नाम तो लिखा दिया, यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गया, यू नो, आइदर दे पे देमसेल्फ, यू नो, फिर तो वो आज़ाद है, वो काम करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को? Well, Is it wise? No, it's not wise. To be very honest, अगर आप यहाँ पे, क्योंकि आपके इनके पेरेंट्स का था, उनके पेरेंट्स ने उनको बाहर भेजा है टू स्टडी, टू बी सक्सेसफुल। अगर यहाँ आके आप और जॉब्स मिलेंगी आपको, फटाफट यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती जो कि वर्क परमिट कहते हैं। वो तो आपको यहाँ पे इस तरह की बैचलर्स के ऊपर या बाहर, जब तक आपके पास बाहर का डिप्लोमा ना हो, यू कैन नॉट गेट अ वर्क परमिट सो ईजिली। तो फिर वही बोलूँगी कि यहाँ आके आप और जॉब्स के ऊपर जो चीज़ कमा रहे हो, यू आर लूजिंग 2 things together, your career, your studies. 2 चीज़ें आप इकट्ठे लूज़ कर रहे हो जस्ट टू गेट अर्न सम मनी। तो इससे अच्छा अपना कैरियर भी फोकस कर लो, अपनी स्टडीज़ भी फोकस कर लो ऑनेस्टली, एक साथ पढ़ के, तो इट विल बी वर्थ इट। कि मत इस तरह करें यहाँ पे आके आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, किसी तरह पैसे अर्न कर रहे हैं, आप अपना स्टडीज़, अपना कैरियर लूज़ कर रहे हो। इन सारों के बीच में यू आर लूजिंग योर कैरियर, यू आर लूजिंग योर फोकस। सो आई एडवाइज देम नॉट टू डू इट। देखिए, आप फीमेल हैं, आप यहाँ पे आई, या कोई लड़का यहाँ पे आएगा, स्टडी करेगा, वो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो कैसे डील करे? बिकॉज मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि दे वांट टू कम हियर, वो अपनी वाइफ को भी लेकर आना चाहते हैं, बच्चों को भी लेकर आना चाहते हैं, इस हवाले से बताएं। ओके, सो दैट्स देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉल्ड एज डिपेंडेंट वीज़ा, जिसके लिए आपको फॉर मी इट वॉज़ वेरी ईजी, क्योंकि आई वॉज ऑन अ स्कॉलरशिप एंड दे आर गिविंग मी अ गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, जिसके ऊपर मेरे ऊपर डिपेंडेंट्स डिपेंड कर सकते हैं। इट्स अबव द बेल्जियन एवरेज सैलरी। पीएचडी वालों के लिए है या मास्टर्स वाले भी बुला सकते हैं, उनके लिए दे हैव टू अगेन ब्लॉक अकाउंट जमा करवाना होता है, उतना ही ब्लॉक अकाउंट अपनी वाइफ के लिए भी जमा करवाना होता है या अपने किड्स के लिए। एक ब्लॉक अकाउंट जमा करवाएंगे, एज सुन एज इट विल गेट अप्रूव्ड, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यू हैव टू जस्ट सबमिट योर मनी। जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है, जिनके पास स्कॉलरशिप है, लाइक फॉर मी, मैंने तो सर मतलब कि टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कॉलरशिप बहुत अच्छी थी, मेरे को इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगे, कुछ भी इन शॉर्ट नहीं लगा, क्योंकि दैट वाज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप विच आई गॉट। तो स्कॉलरशिप के लिए दे गिव यू स्कॉलरशिप अबव द बेल्जियन सैलरी, जिसके ऊपर डिपेंडेंट्स आ सकते हैं। तो आई जस्ट कॉल्ड माई हस्बैंड हेयर ऑन दैट वीज़ा प्रोसेस, और वो 6 months प्रोसेस है। बी पेशेंस, वो लंबा भी हो सकता है, पेशेंस इज़ द की इन दैट प्रोसेस।
रिजेक्शन तब तक नहीं लगती जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे. इफ़ योर डॉक्यूमेंट इज़ फुली वेरीफाइड, एवरीथिंग लीगलाइज, नोटराइज. बच्चे भी आ सकते हैं. बच्चे भी आ सकते हैं. दे कैन कम. बच्चे भी, हस्बैंड भी, एवरीवन कैन कम. और मेक श्योर कि आप कुछ भी फेक नहीं डाल रहे. तो इट्स फॉर मी इट टुक मी 6 months. मेरे हस्बैंड और जो किड्स हैं वो अब 22 मई को आएंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जनवरी 12 को आई थी. उनका प्रोसेस मैंने अक्टूबर 7 को अप्लाई किया था. नवंबर 7 को हमारी फाइल्स रजिस्टर हुई थी. तो दिस इज़ के इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस. यू जस्ट हैव टू बी वेरी 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 पेशेंट इन दिस प्रोसेस. मेरी इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई थी बैक इन 2010 व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड एज ए जूनियर एम्बेसडर जापान. मैंने पाकिस्तान को जापान में प्रेजेंट किया था. एंड वहाँ पे ये चीज़ थी कि मुझे वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का मौका मिला था. आई वॉज सो हैप्पी आई डिड दैट. वहाँ पे वो ये था कि सर 2010 में पाकिस्तान के टॉप 6 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और वो जापान जाके पाकिस्तान के कल्चर एक्सपेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. मैं बहुत खुश थी कि येस आई डिड समथिंग फॉर पाकिस्तान. एंड देन उसके बाद ये हो गया था कि देन अगेन इन 2015 उन्हीं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, एशिया पैसिफिक के स्टूडेंट्स में से टॉप 1 की सिलेक्शन होती है जो कि पीस एम्बेसडर जाता है और वहाँ पे फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है. मैंने वो भी किया. बहुत सारी बीइंग एज अ नेशनल स्विमर ऑफ पाकिस्तान एज वेल, मैंने बहुत सारे स्विमिंग कंपटीशंस भी पाकिस्तान के लिए विन किए हैं. तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे भी मैं कर सकी मैंने की है. डिबेटर, ओरिएटर, वाइस प्रेसिडेंट ब्रिज क्लब पाकिस्तान रही हूँ. तो इन सारी चीज़ों में द थिंग विच वॉज वेरी डिफरेंट वॉज कि बीइंग एज अ वुमेन अगर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ. मैंने अपने साथ बहुत सारी फ्रेंड्स को अपने ड्रीम्स को चेस करते हुए छोड़ता हुआ भी देखा है. क्यों? क्योंकि वो कहते थे क्या करना है इतना पढ़ के, हमने इन शॉर्ट घर संभालना है. घर मैं भी संभालती हूँ. मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे अपना घर भी संभालना है, मुझे अपने हस्बैंड को देखना है और भी बहुत सारी चीज़ों को मुझे देखना है. तो मतलब कि घर भी घरदारी भी होती है, लेकिन अपने ड्रीम्स और अपने उसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. इफ़ यू रियली वांट कि हाँ मेरी अपनी पहचान हो तो यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ एज वेल. सिर्फ घरदारी या सिर्फ शादी के बाद यू गेट लिमिटेड टू वन थिंग, ये नहीं होना चाहिए. अपनी शादी एक लाइफ का हिस्सा है. जस्ट मेक इट अ पार्ट, नॉट योर लाइफ. कीप गोइंग एंड वन डे जहाँ पे मैं आ सकती हूँ आई हैव मेक अ पाथ फॉर एवरी लेडी टू कम हियर. कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे साथ और भी बहुत बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं जो ये सब कुछ अचीव कर सकती हैं. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू अल्लाह, बी ऑनेस्ट टू योर फैमिली मेम्बर्स. यहाँ तक जो मुझे लेकर आए हैं सबसे पहले मेरे हस्बैंड, उनके बगैर तो शायद मैं करती ही ना. स्टडी के बाद आपका क्या प्लान है? डू यू वांट टू गो बैक या आप यहाँ पे रहना चाहती हैं? आई मीन इस हवाले से आप क्या कहेंगी? आपको वापस जाना चाहिए, लोगों को वापस जाना चाहिए या नहीं? ये क्यों नहीं जाना चाहिए? लोग बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान की मदद करो. व्हाट अबाउट दैट? ओके वेल, पाकिस्तान टू बी वेरी ऑनेस्ट आइंदा वाले 10 सालों में भी या 20 सालों में मैं पाकिस्तान को देखूंगी ना, वो अभी भी डेवलपिंग कंट्री रहेगा, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री. ठीक है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कि बिल्कुल आजकल पाकिस्तान इज़ नॉट इन अ स्टेट कि वहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं ज़रूर इफ़ यू ट्राई टू फाइंड सम गुड वन. बट अगैन स्ट्रगलिंग फेल्स के लिए इट्स रियली टफ एंड चैलेंजिंग. यहाँ पे अगर आप आगे हो, जिस तरह मेरा इरादा है कि आई विल ओबियसली गो फॉर जॉब एंड इफ़ नॉट जॉब देन ओबियसली फॉर अ पोस्ट डॉक. ये मेरे 2 इरादे हैं कि यहाँ पे मैंने पोस्ट डॉक सिक्योर करनी है या जॉब सिक्योर करनी है. तो द थिंग इज़ कि वाई आई विल से कि वापस नहीं जाना. अगर आपने वापस ही जाना है तो वहाँ पे आपको हद मार के क्या मिलेगी जॉब? इट विल बी लाइक कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे, किसी अच्छे डिपार्टमेंट में वो लग जाओगे, देन अगेन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. हाँ, ये मैं आपसे जानना चाहता था कि लोग बहुत से लोग बोलेंगे यार यहाँ पढ़ के यहाँ की तालीम हासिल करके, नॉलेज हासिल करके आप पाकिस्तान में कुछ करो, लेकिन वहाँ पे कुछ होना भी तो चाहिए करने के लिए. वही मैं कह रही हूँ आप डेवलपमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, आप आगे बढ़ सकते हैं. और आपको जिस फील्ड में आपने यहाँ स्टडी की है उस फील्ड में आप कुछ वहाँ पे मौके हैं या नहीं? अगर मैं यहाँ पे आके अपनी मेरी जो फील्ड है कैंसर रिसर्च की है वो पाकिस्तान के अंदर वेल डेवलप नहीं है, बहुत सी चीज़ों पे बहुत लैकिंग है. तो अगर मैं वापस भी जाके पाकिस्तान के लिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो इट विल टेक मी एजेस टू जस्ट बी एट दैट लेवल. यहाँ पे बहुत वेल नोन साइंटिस्ट हैं, वेल नोन रिसर्चर्स हैं और पाकिस्तान इज़ नाउ गोइंग टू द ब्रेन ड्रेनेज. अच्छे सारे पाकिस्तान से जा चुके हैं. तो अगर मैं बैक टू पाकिस्तान जाके डेवलपमेंट करती हूँ, मेरे लिए ग्रोथ का चांस कोई नहीं है, मेरे लिए ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी. इट विल बी स्टॉप.
कि वहाँ पे रुक जाएगी, कि मुझे कोई न्यू चीज़ें लर्न करने को नहीं मिलेंगी, न्यू टेक्निक्स नहीं मिलेंगी, मैं उन्हीं चीज़ों को पाकिस्तान में जस्ट इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो फिर आप क्रिटिकल क्वेश्चन, फिर आप क्या कर सकती हैं पाकिस्तान के लिए यहाँ पे रह के? रिप्रेजेंटेशन ओके, अदर देन रिप्रेजेंटेशन इज के फॉर श्योर कोलेबोरेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स जाते हैं, वी कैन कोलेबोरेट इन लैब्स विद देम। यहाँ बैठ के मैं पाकिस्तान की लैब से कोलेबोरेशंस कर सकती हूँ कि भाई आपकी ये चीज़ है और मुझे ये चीज़ पता है, आई कैन हेल्प यू कोलेबोरेशन इन इट, और फिर उनकी रिसर्च स्पीड डेवलप हो सकती है। बट वी कैन डू इट हेयर एज वेल। पाकिस्तान के अंदर जाके बंदा विजिट कर आता है, देख आता है क्या हर रिसर्च पहुँची है, कहाँ तक पहुँची है, एंड कोलेबोरेशंस हो सकती हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कोलेबोरेशंस, या उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के हम लोग फंडिंग लेके दे सकते हैं, इस तरह के काम। बट गोइंग बैक टू पाकिस्तान आफ्टर कमिंग हियर इज़ नॉट अ फीजिबल ऑप्शन एनी मोर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जाके दोबारा से कुछ डेवलप करना इज़ नॉट समथिंग जो अभी हो सकता है वहाँ पे। इट इज़ स्टिल इन डेवलपिंग स्टेट, स्ट्रगलिंग फेज, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गो देयर। यहाँ पे खाने के हवाले से, हलाल फूड के हवाले से क्या निज़ाम है? अरे मुझे तो पाकिस्तानी खाने बहुत याद आ गए टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर यहाँ पे हलाल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे वाले भी हैं, ठीक भी हैं रेस्टोरेंट्स हैं हलाल यहाँ पे, क्योंकि मोरक्कन्स हैं, टर्किश हैं, तो हलाल फूड, हलाल चिकन की भी यहाँ पे दुकानें मिलती हैं, वेजिटेरियंस हैं, यहाँ पे हलाल मिल जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ फाइंड इट। बट पाकिस्तान के जो खाने हैं ना वो बनाना सीख के आए ताकि आप यहाँ पे इंजॉय कर सकें। और लड़कों के लड़कों के लिए तो इट्स एडवाइस कि भाई कुछ सीख के आ जाओ, नहीं तो पैसे, बाहर का फूड यहाँ पे एक्सपेंसिव है, यहाँ पे आउटसाइड फूड इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ग्रोसरीज, मयार का भी नहीं है, और ग्रोसरीज यहाँ पे चीप है। लेकिन अगर आप कुछ बाहर से ख़रीदते हो, इन सेंस कि कुछ पाकिस्तानी फूड ख़रीदते हो, तो 20 यूरोज़ अबव ही आपके पैसे लग जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट मनी, कुछ सीख के आएंगे तो घर में खुद कुछ अच्छा बना के खा सकते हैं। बस यही एडवाइस है। मंथली कितने कॉस्ट, living cost? Okay, for me right now I'm living in an apartment which cost me around 1090 euros, जिसके अंदर बिजली, पानी, गैस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एक अपार्टमेंट, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, गया 1100 यूरोस। 1100 यूरोज़ है। लेकिन अगर, क्योंकि मेरा फुल अपार्टमेंट इज़ जस्ट फॉर मी, और क्योंकि अभी मेरे आगे फैमिली ने आना है, तो इसलिए फॉर मी इट वाज 1 बेडरूम अपार्टमेंट। पर अगर आप स्टूडियोज़ ढूंढते हैं, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 700 to 800 यूरोज़। और अगर आप रूम शेयरिंग में लेते हैं तो वो भी आपको 600 से 700 के बीच में मिल जाएगा। दैट्स कि आप ढूंढ लें, अगर आप सिंगल हैं तो आपको मिल जाएगा आराम सुकून से, इतनी रेंज के अंदर अराउंड 900 तक मैक्सिमम सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। खाना पीना इंक्लूडेड, मतलब उसके अंदर बिजली पानी मोस्टली इंक्लूडेड होती है। ग्रॉसरीज़ 200 यूरोज़ पर मंथ आती है। ग्रॉसरीज़ आपको यहाँ पे वीकली करनी पड़ती हैं, मंथली नहीं करना प्लीज़। यहाँ पे एक्सपायरी डेट्स होती हैं प्रोडक्ट्स की, जो कि एग्जैक्ट टाइम पे एक्सपायर हो जाती हैं चीज़ें, तो यू हैव टू ऑलवेज़ गो फॉर वीकली ग्रॉसरीज़। और इवन कि आपने जो खाना है जाके ले आओ, इतने क्वांटिटी में बना लो और फिर बस ख़त्म। यहाँ पे चीज़ें प्रिजर्व नहीं रहती ज़्यादा टाइम के लिए। एंड देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कार्ड्स होते हैं यहाँ पे जिनकी पर मंथ पेमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट कार्ड के बगैर अगर आप ट्रैवल करोगे तो फ़ाइन 200 यूरोज़ से भी ऊपर का आपको पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट कार्ड है। देन यू हैव द कॉस्ट ऑफ योर इंश्योरेंस। यहाँ पे इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनीज़ हैं और इंश्योरेंस भी आपके अकाउंट से कट होती है मंथली। वो आपके अराउंड 14 यूरोज़ की भी होती है, 23 यूरोज़ की भी होती है, तो वो आपका कट होगा। देन इसके पास आपके सिम कार्ड की पेमेंट आ जाती है। सिम कार्ड अगर जो आप पैकेजेस करवाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, 8 यूरो, 16 यूरो, 23 यूरोज़, तो वो भी उस हिसाब से जो आप सेलेक्ट करें वो वाली आपकी पेमेंट होती है। देन उसके बाद घूमना फिरना और अगर खाना पीना आपने सब कुछ करना है तो मैक्सिमम 200 यूरोज़ वहाँ चले जाएंगे आपके। ऑल टुगेदर कितने हो गए? ऑल टुगेदर 1500 16 to 1700 यूरोज़ आपके पर मंथ लिविंग एक्सपेंस है। तो हाँ, यस, काइंड ऑफ कि अगर आपका अपार्टमेंट सिंगल है, नहीं तो 1000 से 1200 तक अगर आप सेविंग्स मतलब कि बहुत एहतियातन खर्चा करते हैं, 1200 यूरोज़ पर मंथ है ही है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मकामी लोगों ने, बेल्जियम ने आपको कैसे रिसीव किया, कैसे एक्सेप्ट किया? अगर मैं एक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ कि यहाँ पे व्हाट रियली हैपन्स व्हेन आई वियर माय दिस अटायर, कपड़े अपने वाले पहनती हूँ, तो क्या हुआ था कि इट वाज बैक इन ईद। यहाँ पे मेरी ईद बहुत लोनली थी, बट मेरी प्रोफेसर ने स्पेशल टाइम निकाल के मेरे लिए ईद डिनर ऑर्गेनाइज़ करवाया था एट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, कि वो चाहती थी कि मैं अपने घर से दूर हूँ तो मुझे इतना फील ना हो। दैट वाज सो क्यूट जेस्चर ऑफ हर कि उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला एंड वी हैड द ईद डिनर विद माई कोलीग्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स, तो सॉरी यूनिवर्सिटी के सारों के साथ।
तो द थिंग इज़ कि आई वोर माई द सेम क्लोथिंग, क्योंकि जो मैंने पहनी हुई है ये चूड़ियाँ सारा कुछ पहना हुआ था, तो इनके लिए इतना सरप्राइज था यहाँ पे कि उन लोगों ने खड़े हो के मेरे साथ तस्वीरें बना रहे थे कि कैन वी हैव अ पिक्चर विद यू, वी लाइक योर ड्रेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह ड्रेसिंग करें तो आप इस अटायर में आप यूनिवर्सिटी नहीं जाती हैं? जाती हूँ, बट देन अगेन मुझे पिक्चर्स बहुत ज़्यादा लोग लेना शुरू हो जाते हैं। जाती हूँ, आई वियर सलवार कमीज़, यहाँ पे आप कुछ भी पहन सकते हो, नोबडी विल जज यू, इवन योर हेड स्कार्फ और योर अबाया और एनीथिंग यू कैन वियर हेयर फुली एंड फ्रीली। लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे साथ पिक्चर्स बनवा लें। तो दिस रियली व्हाट हैपेंड विद मी एंड इट वाज सो, मतलब कि लोगों को ऐसे ऐसे पीछे स्टेयर्स में मिलते हैं कि ये एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे ड्रेस है, तो हम लोग पिक्चर्स बनवा लें। तो यस, यही एक वाक़या है जो कि मतलब इट वाज लाइक सब लोग आके मेरे साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे एंड देन इट वाज लाइक बहुत सारे लोगों ने आके पिक्चर्स बनवाई थी कि कैन वी हैव अ पिक्चर विद यू, तो मैं बोला यस यू कैन। तो बस यही कुछ था। आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है, मोर देन आई एवर एक्सपेक्टेड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एडवाइस से, आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो आपने शेयर किया, उससे बहुत से लोगों को, स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा उठाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दे विल नेवर एवर गिव अप। नेवर गिव अप, जस्ट एंड फिर से एक दफ़ा बोलूँगी, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू द सक्सेस। नेवर गिव अप। अगर जिस दिन आपने गिव अप कर दिया ना सर, उस दिन आप अपने साथ भी हारोगे और आप बाकियों के लिए भी हार जाओगे। मतलब कि जब आप खुद ही छोड़ दी किसी चीज़ को तो वो तो ज़ीरो हो गई। तो दिस इज़ लाइक नेवर एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर सेल्फ, ऑन योर फैमिली। नेवर गिव अप। और जिसने भी ये इंटरव्यू आखिर तक देखा, आपको मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि आप कारवान कमरान का हिस्सा बनेंगे ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाएं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलाएं जिससे आप इंस्पायर्ड हों। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।